इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर जो हमारा होगा आज वो होगा हीट प्रोसेस। आज पूरा हम हीट प्रोसेस में जितना टॉपिक हमें पढ़ना है पूरा आज हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम ये जानते हैं कि जो हमें टॉपिक आज पढ़ना है वो कौन कौन सा है। ये हमारा पूरा टॉपिक्स है। सबसे पहले हम हीट क्या होता है वो जानेंगे, जिसमें हम टेम्परेचर के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हीट ट्रांसफर का मेथड जानेंगे, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जानेंगे। उसके बाद हीट प्रोसेस में वेरियस टाइप्स ऑफ हीट प्रोसेस होता है, जिसमें हमें बेसिकली पढ़ना इवेपोरेशन है। उसके बाद हम लोग इवेपोरेटिंग स्टील और इवेपोरेटिंग पैन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग, ये सब पूरा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट से। आखिर हीट होता क्या है? हीट एक हमारा जानते हैं लाइट के तरह ही एक हीट मेरा एनर्जी फॉर्म है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from one object to another when there is difference in the temperature between the object. The objects। और हीट के बारे में हम एक एप्लीकेशन के फॉर्म में, हीट का एप्लीकेशन क्या है उस फॉर्म में अगर हीट को हम डिफाइन करें तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is used in the processes like fusion, ignition and boiling, desiccation, ये हमारा एक नया टर्म आया, एक्सीगेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राइंग और भी बहुत सारे इसके यूजेस है हीट के आपके। इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन हमें तो आई थिंक एक चैप्टर भी हमें पढ़ना है, वो भी जल्द उसकी भी वीडियो आ जाएगी। उसके बाद सब्लिमेशन और फ्रीज ड्राइंग, इंसेक्ट्रा। हीट में ट्रांसफर फ्रॉम, जो हीट है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, या तो वो कंडक्शन के थ्रू हो सकता है, कन्वेक्शन के थ्रू हो सकता है, या फिर रेडिएशन के थ्रू हो सकता है। हीट में ट्रांसफर फ्रॉम वन आर्टिकल टू अनदर by the means of any, कोई एक से भी हो सकता है। फर्स्ट हमारा है कंडक्शन। इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि बट इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ना है। हीट ट्रांसफर मोमेंटम के ट्रांसमिशन से होता है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय ट्रांसमिशन ऑफ मोमेंटम
ठीक है। कंडक्शन के बाद हमारा जो सेकेंड है वो हमारा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर। कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन होता है आपके पार्टिकल्स का, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स हीटिंग के दौरान होता है। हीटिंग डायरेक्टली भी हो सकता है और या तो इनडायरेक्टली भी हो सकता है कंडक्शन के केस में, कन्वेक्शन के केस में। और जो लास्ट हमारा है वो हमारा है रेडिएशन। रेडिएशन में हमारा रेस से हीटिंग होता है और ये मेरा बेसिकली स्पेस में होता है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन स्पेस। बेस्ट एग्जांपल आपका जो होगा वो हमारा होगा सनलाइट का जो हीट आता है हम तक वो रेडिएशन के थ्रू आता है। अब हम हीट के बारे में जान रहे हैं तो हीट के बारे में सबसे पहले हम ये तो बाद में जान लेंगे। हीट के बारे में जानने रहे हैं तो हम टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर को हम डिफाइन करेंगे एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, ऑब्जेक्ट हीटेड, तब हमारा जो टेम्परेचर है वो हीट होगा तब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम कूल करें, ऑब्जेक्ट को कूल करें, मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। एक टर्म मेरा यहां से एराइज होता है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ heat energy from a system of higher temperature to a system of lower temperature। बेस्ट एग्जांपल अगर आप कंसीडर करना चाहें कंडक्शन का भी या फिर हीट ट्रांसफर का, तो आप ये देखे होइएगा, अगर आप कुछ चीज को गर्म करते हैं, मान लेते हैं एक रड को आप गर्म करते हैं, ठीक है। रड की एक साइड को आप अगर हीट करते हैं, धीरे धीरे करके पूरा रड आपका गर्म हो जाएगा। क्यों? इसमें क्या हो रहा है, हायर जिधर टेम्परेचर बढ़ रहा है उधर से जो फ्लो होगा हीट एनर्जी का वो जो लोअर टेम्परेचर जिधर है उधर हो जाएगा। मान लेते हैं ये मेरा कोई एक रड है, अगर यहां से इसको हम फ्लेम दे रहे हैं तो यहां पे जब हीट होगा तो ये हीट आपका इधर बढ़ता चला जाएगा मोमेंटम के थ्रू। ठीक है, यही मेरा हीट ट्रांसफर होता है और कंडक्शन के केस में हमारा ये एग्जाम्पल भी है। अब हम कंडक्शन के बारे में जानते हैं। जो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो हमारा है कंडक्शन। ड्यूरिंग कंडक्शन the transfer of heat from one part of the body of a body to another part takes place by the
transference of momentum of individual molecules of the particular object placed by the transference of momentum of individual molecules of the particular object without any displacement of particle, without any displacement of the particle. बेस्ट एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, रॉड का है। हीटिंग ऑफ द होल लेंथ of rod when one end is heated। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया हीट ट्रांसफर का। जो हमारा सेकेंड है वो हमारा कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन में मेरा पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग कन्वेक्शन the transfer of heat takes place from one point to another in a body by actual movement of particles। फर्स्ट केस में पार्टिकल्स, फर्स्ट केस में हमारा जो कंडक्शन था उसमें पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट नहीं हो रहा था, बट इस केस में कन्वेक्शन के केस में हमारा पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल आपका है हीटिंग ऑफ वाटर इन ग्लास बीकर। कन्वेक्शन के केस में जो हीट सप्लाई हो रहा हो या तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हीटिंग होगा। हीटिंग इज डन आइदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग। ठीक है। अब जो मेरा थर्ड है वो हमारा है रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारा रेडिएशन स्पेस में हीटिंग टेक्स करता है। ड्यूरिंग रेडिएशन द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी from the source of heat to the object takes place in space, takes place through space by the help of by the means of electromagnetic waves। As electromagnetic waves travels with the speed of light, which travels in a straight line in normal condition at the speed of light। बेस्ट एग्जाम्पल इसका भी हम जान लेते हैं।
as we get heat from the sun by means of radiation method of heat transfer। अब हम डिफरेंट हीट प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें पढ़ना बस इवेपोरेशन के बारे में है। तो डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट हीट प्रोसेस हमारा एक सब्लिमेशन है, एक मेरा डिस्टिलेशन है, एक मेरा ड्राइंग है, उसके बाद डेसिकेशन है, फ्यूजन है, हमारा कैल्सिनेशन है, इग्निशन है, और मेरा जो लास्ट में है इवेपोरेशन है, जो हमें पढ़ना है और ये इम्पोर्टेंट भी है फ्यूचर के लिए आपके। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक हमें टर्म यहाँ पे मिला डेसिकेशन। तो हम डेसिकेशन के बारे में जानेंगे, पहले कम जानेंगे एकदम, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता इतना अभी। डेसिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ removal of mechanically admixed water from any substance। बस हम डेसिकेशन के बारे में जानते हैं कि डेसिकेशन हमारा एक प्रोसेस है जिससे जो मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर रहता है किसी सब्सटेंस में, उसका रिमूवल होता है। अब हम सब्लिमेशन के बारे में रिकॉल करेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स हो जाता है वेपर में, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वेपर, और फिर कूल करने पर उस वेपर को वो लिक्विड ना बन के, जैसे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बना, यहाँ पे इसको जब हीट करें सॉलिड को तो वेपर बना, बट यहाँ पे लिक्विड नहीं बना। और फिर वेपर बना तो वेपर को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड ना बन के डायरेक्टली फिर सॉलिड बन जा रहा है। यह हमारा यही सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस in which a solid gets converted into vapors without the formation of a liquid। ये हमेशा याद रखना है कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में बदलेगा हीट करने पे, एंड ऑन कूलिंग द वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। बस सब्लिमेशन के बारे में हम इतना ही जान रहे हैं अभी, बस इतना जानना भी है। ये इंपॉर्टेंस एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। अब हम लोग इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे। मेरा इवेपोरेशन आखिर होता क्या है। बेसिकली फर्स्ट ईयर डी फार्म में हीट प्रोसेस में सिर्फ इवेपोरेशन मेथड ऑफ हीट प्रोसेस पढ़ना है। तो इवेपोरेशन means a free escape of evaporation means a free escape of vapor from the surface of liquid below its boiling point। यह हमेशा याद रखना है।
बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई अगर टेम्परेचर दिया जाए किसी लिक्विड को, और जो लिक्विड का सरफेस हो ऊपर वाला, उस सरफेस से अगर वेपर का एस्केप होने लगे, उसको हम इवोपरेशन कहेंगे। इवोपरेशन कैन takes place even at room temperature। ये वोलाटाइल आयल आपको वोलाटाइल लिक्विड्स हो गया, इसके केस में ये बेसिकली आपको ये नोट याद रखना है, उस संदर्भ से कर लें, उस केस से कर लें। इवोपरेशन के बारे में और जाने, इवोपरेशन अदर डेफिनेशन जाने तो इवोपरेशन is a process of vaporizing large quantity of volatile liquid to get a concentrated लिक्विड। मतलब ये हुआ कि अगर कंसंट्रेटेड लिक्विड चाहिए हो हमें, तो हम वोलेटाइल जो लिक्विड है उसका वेपराइज करेंगे तो हमें कंसंट्रेटेड लिक्विड मिल जाएगा। इवोपरेशन एक मेरा सरफेस फेनोमेना है। इवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन जो वेपर आपका जो एस्केप होता है वो बेसिकली सरफेस से ही होता है। सो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस। अब इवेपोरेशन के बारे में हम जान गए, सॉरी, तो इवेपोरेशन के बारे में हम अब डिटेल में जान गए। तो अब हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो तो मेरा टेम्परेचर ही होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर से, ठीक है। ER मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन है और T जो मेरा है वो हमारा है टेम्परेचर। तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या इसको हम ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे ही मेरा इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। सो मेरा टेम्परेचर है, जो इवेपोरेशन का रेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। सेकेंड जो फैक्टर है वो हमारा है टेम्परेचर एंड टाइम रिक्वायर्ड कर ले तो या गिवन कर ले तो बात एक ही है, एंड टाइम रिक्वायर्ड या गिवन टू इवेपोरेशन। जैसे अगर हम को वोलेटाइल लिक्विड्स को रिमूव करना, वेपराइज करना है, तो हम हाई टेम्परेचर अगर दे देंगे तो जो उसमें मेरा अगर कोई मेडिकेशंस का हम जब इवेपोरेशन के थ्रू प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें जो मेरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API जो प्रेजेंट होगा तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा हाई टेम्परेचर के कारण, और
हाई टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो आपका जो सब्सटेंस जिसका आप इवेपोरेशन कर रहे हैं, जो हमको प्रोडक्ट चाहिए उस सब्सटेंस से, तो लो टाइम एक्सपोजर होगा, लेकिन टेम्परेचर तो हाई है ना, इसलिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये भी फैक्टर है कि हम कितने देर तक इवोपरेशन प्रोसेस को कर रहे हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो टाइम एक्सपोजर में डिकम्पोज the active API। थर्ड जो हमारा है, आखिर जो हम प्रोडक्ट जो हम मानते हैं पार्टिकुलर एक थिंग का जिसका हम इवेपोरेशन कर रहे हैं, उसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट कितना है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, कितना टेम्परेचर दे रहे हैं और मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये सब फैक्टर आपको इफेक्ट करता है इवेपोरेशन पे। उसके बाद हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, कंसंट्रेटेड चाहिए, हाफ कंसंट्रेटेड चाहिए, कैसा चाहिए। उसका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी रोल प्ले करता है इवेपोरेशन में। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, किस कंसंट्रेशन में हमें प्रोडक्ट दिया गया है, जिस प्रोडक्ट नहीं, किस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। और जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, तो किस कंसंट्रेशन में हमें वैसा प्रोडक्ट जो एक पार्टिकुलर हमें सब्सटेंस दिया गया है जिसका हमें इवेपोरेशन करना है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसमें वोलेटाइल लिक्विड्स कितना है, उसको कंसंट्रेटेड कितना बनाना है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस जिसका इवेपोरेशन करना है वो मेरा एक मेन फैक्टर है। और हमें यह भी पता है कि सरफेस एरिया भी रोल प्ले करता है इवेपोरेशन में, एज जो मेरा इवेपोरेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। ठीक है, ये हमारा कुछ फैक्टर्स था जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। अब हम इवेपोरेटर्स के बारे में जानेंगे, आखिर इवेपोरेटर्स होते क्या हैं। तो इवेपोरेटर्स वैसे इक्विपमेंट होते हैं जिसको यूज करा जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस में, इवेपोरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने में। तो इवेपोरेटर्स आर द इक्विपमेंट्स which are used in the process of evaporation अब हम इवेपोरेटर्स को डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप में। इवेपोरेटर्स are divided into 3 groups। फर्स्ट हमारा है नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर, सेकेंड मेरा है फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स, और जो मेरा थर्ड है वो हमारा है फिल्म इवेपोरेटर्स। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स पढ़ना है, और इसमें आपको 2 पढ़ना है, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इवेपोरेटिंग एक पढ़ना है, पैन एक पढ़ना है, स्टील। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम कुछ नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं।
आखिर नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर्स होते क्या है? नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर्स ये हमारा एक टाइप्स ऑफ इवोपरेटर है। द टाइप्स ऑफ इवोपरेटर in which the movement of the liquid takes place as a result of convection current set up by the heating process called as natural circulation evaporators। एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना भी है वो हमारा है इवोपरेटिंग पैन एंड स्टील। अब हम इवोपरेटिंग पैन्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें हम कुछ इसके टर्म्स जानेंगे, इसे आपको कंस्ट्रक्शन दिखा देंगे आपको, उसके बाद एडवांटेज जानेंगे, डिसएडवांटेज जानेंगे, उसके बाद हम लोग इवोपरेटिंग स्टील के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम अब शुरू करते हैं इवोपरेटिंग पैन। इवोपरेटिंग पैन्स जब हम जानेंगे तो कुछ इस तरह का इवोपरेटिंग पैन होता है, इस तरह का। यहां से स्टीम जाती है जिससे हमारा ये पूरा इसको हीट करा जाता है स्टीम से। ये पैन यहां से, इसमें अगर स्टीम ऐसे जाएगा इससे हमारा पैन हीट होगा स्टीम के हेल्प से, और फिर ये यहां से एयर वेंट है, यहां से स्टीम हीट करके बाहर फिर निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारा ये जो डॉट डॉट ये है ये मेरा जैकेट है, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्रोडक्ट आउटलेट यहां से मिलेगा, और ये मेरा कंडेंस्ड आउटलेट है, कंडेंसेट आउटलेट। यहां से हमें कंडेंस्ड जो स्टीम का होगा वो यहां से निकल जाएगा। ये हमारा हेमिस्फेरिकल शेप का रहता है, हेमिस्फेरिकल पैन इसको भी हम कह सकते हैं, जिसमें अंदर में पूरा में मेरा जैकेट सराउंडेड रहता है। इसमें इवोपरेटिंग पैन consists of a hemispherical pan made from copper या फिर स्टेनलेस स्टील and surrounded by स्टीम जैकेट। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप का होने का मेन आपको इसका फायदा कर लिए इवोपरेटिंग पैन का, तो वो हमारा है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है, और जैसे ही सरफेस एरिया हम जो फैक्टर्स इफेक्टिंग में बात करे थे, इवोपरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज कब करेगा? जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है इसलिए रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। हेमिस्फेरिकल शेप provides a large surface area for evaporation
जो हमारा इवोपरेटिंग पैन है उसको या तो हम फिक्स कर सकते हैं या उसको टिल्ट कर सकते हैं। द इवोपरेटिंग pans may be fixed or made to tilt। और जो हम आपको स्टार्टिंग में डायग्राम में बताया कि स्टीम आपको लेफ्ट साइड से दिया जाता है, वो हीट करने के लिए दिया जाता है। इवोपरेटिंग पैन इज heated by steam। ठीक है, अब हम एडवांटेज जान लें इवोपरेटिंग पैन का। एडवांटेज ऑफ हीटिंग पैन, सबसे फर्स्ट हमारा एडवांटेज है लिक्विड के इवोपरेशन में इसका यूज होता है। यूज फॉर द पर्पस ऑफ evaporation of the liquid। फर्स्ट हमारा एडवांटेज हो गया इवोपरेटिंग पैन का। सेकेंड हमारा है इसको हम इजिली यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज एंड क्लीन। हम स्टीयरिंग करेंगे प्रोडक्ट का, जो हमारा लिक्विड जिसको हमें इवोपरेट करना है और कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जाना है, तो स्टीयरिंग ऑफ द इवोपरेटिंग liquid can be done easily। ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल इवोपरेटर। चीप कंस्ट्रक्शन का होता है, मतलब कम में ही कंस्ट्रक्ट हो सकता है या कम में आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम डिसएडवांटेज भी इसके हैं कुछ, वो भी जानते हैं। तो जो डिसएडवांटेज है ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन का ही इससे इवोपरेशन हो सकता है। ओनली इट इज यूज्ड for the evaporation of aqueous liquid। हायर अगर स्टीम से हमें हीटिंग हो जाएगा, मीन्स टेम्परेचर आपका इवोपरेटिंग पैन का इंक्रीज हो जाएगा। हायर टेम्परेचर में कॉज, क्योंकि यहाँ कंट्रोल तो है नहीं कुछ, में कॉज डिकम्पोजिशन ऑफ एपीआई कर ले तब, या ड्रग्स डिकम्पोजिशन हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड इसका डिसएडवांटेज है, जो रेट ऑफ इवोपरेशन है, रेट ऑफ इवोपरेशन वो बहुत स्लो होता है इसमें, स्लो। ठीक है, जो हमारा सेकेंड इवोपरेटिंग इक्विपमेंट्स है वो हमारा है इवोपरेटिंग स्टील। ठीक है, तो इवोपरेटिंग स्टील कुछ नहीं है, बस हमारा वही इवोपरेटिंग पैन है। ये हमारा इवोपरेटिंग पैन है, यहां तक, यहां से यहां ये पूरा। ठीक है, तो जैसे इवोपरेटिंग पैन में इधर से स्टीम जा रहा था, सेम वही सब चीज यहां भी होगा। बस क्या इसमें डिफरेंस है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, फिर से मैं ये बता देता हूं। स्टीम जाएगा, ये मेरा जैकेट प्रेजेंट है अंडर, जो हेमिस्फेरिकल, ये हमारा इवोपरेटिंग पैन है, उसमें ये जैकेट है। ठीक है, ये हमारा इधर से एयर वेंट हो जाएगा, ये कंडेंसेट हमारा आउटलेट है। सेम वही, एकदम सेम है वही,
एक आप याद रखिए, और इसका एक जो मेन आपको डिफरेंसेस जो मैं बताऊंगा, बस आपका दोनों कवर हो जाएगा इसमें। और जो इधर जाएगा ये मेरा आउटलेट है, प्रोडक्ट आउटलेट, ठीक है। ये हमारा कॉपर का बना होता है या फिर स्टेनलेस स्टील का, उसमें मैंने आपको बता दिया था। इसमें जो हमारा डिफरेंट थिंग है वो हमारा है ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये पूरा ये हमारा कंडेंसर है। जो मेरा इवोपरेटिंग स्टील है ना ये पूरा, तो इवोपरेटिंग पैन हमारा एक कंडेंसर से जुड़ा होता है। क्यों? जो वेपर यहां से जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये वाला, तो वो वेपर कंडेंसर में जाएगा और यहां से, ठीक है, लिक्विड डिस्टिल्ड होकर यहां से आपको कंडेंस लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा। इससे मेरा मेन फायदा ये होता है कि जो सॉल्वेंट जिसका इवोपरेशन हो रहा होगा इवोपरेटिंग लिक्विड में से, ठीक है, वो मेरा कॉस्टली भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इथाइल अल्कोहल हो सकता है, तो वो सब मेरा रिकवर हो जाएगा। ये एडवांटेज है आपका इवोपरेटिंग स्टील यूज करने का ऑन द बिहाफ ऑफ इवोपरेटिंग पैन। उससे हल्की कॉस्टली हो सकती है ये, ठीक है, बट कॉस्टली प्रोडक्ट, कॉस्टली आपका सॉल्वेंट जो इवोपरेट हो रहा है उसको भी तो ये रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इवोपरेटिंग स्टील इज कॉमनली नोन एज स्टील, ठीक है। इन दिस इक्विपमेंट evaporating pan is covered and is connected to a condenser so that the vapors are condensed into the liquid। अब हम एडवांटेज भी जान लें, इवोपरेटिंग स्टील का क्या एडवांटेज है। एडवांटेज, इवोपरेटिंग स्टील का हम एडवांटेज देखें तो सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसको भी इजिली मेंटेन करा जा सकता है और क्लीन करा जा सकता है। इजी टू मेंटेन एंड क्लीन। वेपर जो है इसके अंदर ही कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है। इससे जो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द इवेपोरेटिंग पैन। द वेपर्स आर condensed in it leads to increase in speed of evaporation। कॉस्टली जो सॉल्वेंट है, कॉस्टली सॉल्वेंट लाइक इथाइल अल्कोहल can be recovered एडवांटेज हो गया। अब हम डिसएडवांटेज जानेंगे। तो डिसएडवांटेज यही है, इसके पास लिमिटिंग हीटिंग सरफेस रहता है, और इसका यूज हम हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए नहीं कर सकते हैं। पुअर यूटिलिटी फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है। यहां पे आपका ये
चैप्टर हीट प्रोसेस खत्म हुआ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।